Welcome back to this session. Good morning to all of you and welcome to this institute. Particularly, now I am going to say something related to your topic, a new topic that I already explained some different types of rules and regulations related to syntax. As we know, syntax is nothing but how to use a correct verb according to the given subject in a sentence. गाइस, जैसा कि पिछले कई क्लास में यानी कि कुछ समय पहले आपको verb के बारे में बताया गया होगा और इस सिलसिले में यहाँ पर इस तरह से एक होता है आपका डायरेक्ट एक्शन वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार कैसे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे किसी भी सेंटेंस में आइदरली हाउ टू यूज अ करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज सिंटैक्स एंड इन अदर वर्ड वी कैन से इट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से आपके बेस खास करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसके कंसेप्ट के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो इसके एग्जांपल्स भी होंगे आज उस पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो सबसे अधिक एग्जांपल सबसे अधिक कंसेप्ट और बेस ये आपका टॉपिक है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस के साथ ये यूज किए जाते हैं यानी इसको अप्लाई करते हैं तो खास करके इसके रूल्स को भी जानना जरूरी है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कॉमन एरर्स का जो पार्ट होता है उसमें निश्चित रूप से आपको एटलीस्ट 40 to 50% जो होता है वो आपको वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन एरर्स के टर्म में दिया जाता है। और यदि स्पोकन की बात करें तो विदाउट सिंटैक्स यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ इन राइट वे सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज और द बेसिक either the fundamental knowledge of syntax. Clear? Now let us start. Here we have different types of concept related to this topic. So first of all, name syntax. Clear? एग्जाम्पल आपका इस तरह से होगा जैसे मान लो कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो बेसिकली एंड से जुड़ा होता है। जैसे मैं कहूँ कि सुमन एंड रमन डैश गोइंग टू मार्केट तो इस केस में दो व्यक्ति के लिए आर का हम प्रयोग करेंगे लेकिन अगर इसी क्रम में अगर इस प्रकार से रहे कि सुमन एज वेल एज रमन एंड विमल डैश गोइंग टू मार्केट तो उस केस में आपका यहाँ कंसेप्ट काम करेगा। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तीन व्यक्ति की बात हो रही है तो वर्ब प्लूरल लगा दो, जी नहीं। आप इसमें गौर करेंगे कि जब भी दो इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में आपका एज वेल एज या फिर विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ इन सबके साथ दो नाउन या प्रोनाउन अगर जुड़े हों तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि सुमन एज वेल एज रमन एंड कमल क्लियर डैश going to market. Clear? Clear? अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लग तो रहा होगा कि एक सुमन भी है दूसरा रमन और कमल भी है तो तीन व्यक्ति हो गए तो प्लूरल वर्ब लगा दो लेकिन ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट आपका यहाँ सुमन एज वेल एज रमन एंड कमल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब सब्जेक्ट आपका एज वेल एज
कंसेप्ट में है कि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इनके साथ जुड़े हो, तो उस केस में हमेशा आप पहले वाले नाउन के हिसाब से एक्टिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी यह जो हमारा फर्स्ट है ये एक प्रकार से ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए इस केस में यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये नहीं कि रमन एंड कमल भी है तो उस केस में सबको जोड़ दिया और प्लूरल बन गया और प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग कर देंगे। ये होता क्या है, सुमन ही नहीं बल्कि रमन और कमल भी बाजार जा रहा है। अब अगर ये पास्ट में रहता तो यहाँ पर इन की जगह वाज हो जाता। क्लियर? तो इस तरह से आप इस तरह से एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझेंगे और तभी आप इसको यूटिलाइज भी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है, जैसे मैं कहूं कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या मोर देन वन से जुड़ा हो, मोर देन वन से जुड़ा हो, तो इस केस में भाग वाला जो आपका पार्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब देखिए ये कैसे होता है। अगर मैं इस सेंटेंस से क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जांपल के रूप में, जैसे मैं कहूं मेनी ए बॉय डैश प्रेजेंट in this class, in this class। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए मेनी ए, अब यहाँ देखिए मेनी आपका जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, यानी प्लूरल कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं रहता मेनी ए बॉय, यहाँ पर क्या लिखे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या मोर देन वन से अगर जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। तो इस केस में अगर लिखते हैं मेनी ए, तो आप हमेशा ये नाउन वाला टर्म आप सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, यानी मेनी ए बॉय ही कहेंगे। लेकिन इससे मीनिंग आपका वही होता है कई, यानी कि कई का फॉर्म होता है, यानी उसको हम बहुत सारे से बहुत कमाते हैं, लेकिन हमेशा भाग के रूप में यहाँ पर आप सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि हमने लिख भी दिया है कि मेनी ए और मोर देन वन से अगर सब्जेक्ट आपका जुड़ा है तो उस केस में भाग हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर? इसी तरह से मान लीजिए अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं मोर देन वन बॉय, इस प्रकार से, तो मोर देन वन बॉय का इसको एक से अधिक लड़का, यानी कि एक से अधिक कितने, ये क्लियर नहीं है, इसलिए इस केस में भी मोर देन वन बॉय डैश प्रेजेंट हियर, तो उस केस में भी लिखेंगे कि मोर देन वन बॉय इज प्रेजेंट हियर। क्लियर? यहाँ आप प्रेजेंट नहीं लिखेंगे। तो कहने का कि ये सभी आपके कंसेप्ट हैं और इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? तभी आप सही सेंटेंस बना पाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग सही कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अगर इसी केस में ये यदि मेनी से जुड़ा हुआ एक इस प्रकार से सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि मेनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, अगर इस तरह का सेंटेंस दिया जाए तो ध्यान देंगे इस केस में आपको मेनी हमेशा अगर डायरेक्ट सिर्फ मेनी रहेगा तो उसका मीनिंग होता है कई, यानी संख्या के रूप में, और उसके बाद ये आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और इस केस में प्लूरल फॉर्म में ये स्टूडेंट्स है, इसीलिए इस केस में यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट है उसको समझेंगे, यानी कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी, सेवरल, वेरियस, बोथ, क्लियर, इन सभी से जुड़ा हो तो उस केस में वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर इंडेफिनिट की बात यहाँ पर हम करते हैं कि इस प्रकार से अगर मैं लिखूं कि मोस्ट या फिर मोस्ट ऑफ द, तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट करने से अधिकतर होता है, लेकिन मोस्ट में आप दोनों तरह का केस यूज कर सकते हैं, कि यानी कि अगर इस केस में आपका ये जो नाउन वाला पार्ट है अगर ये यूसीएन का हो जाए, यानी कि अगर अनकाउंटेबल नाउन का टर्म होगा, तो इस केस में यानी कि नाउन अगर जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि जो अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज किया जाता है, तो उस केस में
वर्ब जो है आपका वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्लियर? यानी कि इस केस में आप इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। क्लियर? जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क, अगर हम इस तरह का लिखते हैं या डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिल्क, अधिकतर, या डायरेक्ट भी मोस्ट मिल्क, यानी कि तो इस सेंस में ध्यान देने वाली बात है कि आप इस चीज को मिल्क हमारा क्या है तो यूनियन केस में है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मिल्क या मोस्ट मिल्क डैश अवेलेबल है ना, अवेलेबल हियर, अवेलेबल हियर। अब देखिए यहां ये डिपेंड करेगा आपके नाउन पर। अगर ये मिल्क है तो मिल्क हमारा यूनियन केस में आता है, इसीलिए इस केस में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम यही चीज को इस तरह से लिखते हैं कि मान लो कि एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं और यहां पर इसको हम डालते हैं कि इस तरह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ऑनेस्ट। क्लियर? यानी अधिकतर छात्र जो है वो ईमानदार हैं। तो इस केस में कैसे कहेंगे, तो यहां पर मोस्ट ऑफ दी से शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर आपका स्टूडेंट्स ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसीलिए इस केस में आप प्लूरल वर्ब आर का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? यानी कि मोस्ट ऑफ से आप चेक करेंगे कि हमारा नाउन क्या है। अगर यूनियन केस में है अनकाउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर होगा तो उस केस में वर्ब सिंगुलर रखेंगे। लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात होगी, जैसे अभी इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इस केस में इज नहीं कह के यहां पर आर ऑनेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका कांसेप्ट है, जैसे कि कोई भी इस प्रकार से आपको ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव केस का अगर प्रोनाउन दिया जाता है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी बोध हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जैसे सिंपली इसको याद रखना होगा कि ईच, आइदर या ईच ऑफ या आइदर ऑफ का अगर प्रयोग करते हैं तो उस केस में हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इस तरह का जो कंसेप्ट है इसको आपको ध्यान रखना होगा और ये कंसेप्ट बेस्ड है आपका, यानी कि इसमें आप अपने अंदाज से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अंदाज की बात करेंगे तो वो गलत होने का चांस रहेगा और खास करके इस टॉपिक का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा स्पोकन रिटन और किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से आता है। तो मैं समझता हूं जैसे मैं अगर ये लिखता हूं कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इस प्रकार से, और इस तरह से कुछ भी हो सकता है जैसे राइस एंड कड़ी, कुछ भी, डैश माई फेवरेट फूड, फेवरेट ब्रेकफास्ट करना। ठीक है? क्लियर? अब आप ध्यान देंगे जैसे कि मन में आपका चल रहा है कि यहाँ दो एंड से जुड़े हैं, तब तो दो हो गया तो इसको प्लूरल लगा देंगे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, अर्थात जिनका अगर हम सेपरेटली किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उससे अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं मिलता है। यानी कोई ये नहीं कह सकता जनरली कि ब्रेड इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, लेकिन इस तरह से अगर ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं तो वो दोनों मिलकर एक नाश्ते का, एक ब्रेकफास्ट का प्रकार होता है, टाइप होता है, और दोनों मिलने के बावजूद भी सेंस सिमिलर देता है। इसीलिए इस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का ही आप प्रयोग करेंगे। इसी संदर्भ में ब्रेड एंड बटर की जगह पर मैं रख सकता हूं कि राइस एंड कड़ी डैश माय फेवरेट फूड। तो उस केस में वो दोनों अलग अलग फूड के आइटम्स हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के एक प्रकार यानी एक कंप्लीट भोजन का रूप है, इसलिए दो एक साथ यूज होंगे लेकिन सेंस सिंगुलर प्राप्त होता है, इसलिए वर्ब के रूप में हम सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हर एक का जैसे कि हैमर एंड सिकल डैश
रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस फोटोग्राफ, तो वहां पर आपको सिर्फ एक से अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हम इफेक्टिव यूज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मिल करके अगर हम दोनों को एक साथ लेकर के यूज करते हैं तो उस फोटोग्राफ को हम आसानी से चिपका सकते हैं। इसलिए दो होने के बावजूद भी वहां पर लिखेंगे हैमर एंड सिकल इज रिक्वायर्ड टू फिक्स दिस फोटोग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका इस प्रकार से अगर दिया जाता है सेंटेंस कि ईच, या फिर इस तरह से ईच ऑफ द, क्लियर क्लियर, ईच रहेगा या डायरेक्ट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ द से रहेगा डायरेक्ट ईच से। ईच से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का बोध होता है। ईच मींस प्रति शब्द का बोध होता है, और प्रति का मतलब आप समझ रहे हो एक से, सिंगल से। इसलिए इस केस में चाहे आपको ईच ऑफ द का प्रयोग करे या ईच का, तो इस केस में हमेशा वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ एग्जांपल पर। ध्यान रखेंगे, अगर मैं लिखूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश, मान लो इस तरह से डैश अ बैग, कुछ भी इस तरह से नाउन के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अगर इस तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, क्लियर, एंड ईच स्टूडेंट डैश अ पेन, क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे कि ईच से जुड़े हुए चाहे वो नाउन कितने भी क्यों न हो जाए, बॉय है, यहाँ गर्ल है, फिर यहाँ स्टूडेंट है। अब देखो इस प्रकार से कितने भी क्यों न जुड़ जाए, लेकिन वर्ब के टर्म में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के मुताबिक ई या आर तो सुटेबल नहीं होगा कि अगर वो हम देते हैं तो उसका मीनिंग आपको सुटेबल प्राप्त नहीं होगा। यानी प्रत्येक लड़का या लड़की या छात्र एक पेन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके पास एक पेन हो सकता है। तो जब पोजीशन का प्रयोग करते हैं तो उस केस में हैड है या फिर पास्ट का रहता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। तो इस केस में प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पर सिंगुलर होने के चलते हैज का प्रयोग करेंगे। यानी हिंदी मीनिंग इसका होता है प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की और प्रत्येक छात्र के पास एक कलम है, इस प्रकार से। लेकिन अगर इसी चीज को देखा जाए फर्स्ट वाले को, तो जैसे ईच के साथ प्रीपोजिशन भी आ जाए, जैसे ये ईच के साथ प्रीपोजिशन भी आ गया, तो इसके तुरंत बाद जो नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स लिखना ही होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन चूंकि ईच आपका पहले नंबर पर यूज हो गया है सब्जेक्ट के जगह पर, इसीलिए वर्ब के रूप में सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। और इसका भी चूंकि ये नाउन है और नाउन हमेशा पोजीशन के फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए वहां ईएमआर का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब के रूप में ही होगा। और यहाँ पर सिंगुलर के टर्म में इस प्रकार से हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यानी छात्रों में से प्रत्येक के पास एक बैग है। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं होता है, यानी कि जैसे मैं एक प्रकार से कहूं कि एक राजा था, तो आप इस तरह को कैसे बनाइएगा? यदि मैं कहूं कि मेरे गांव में एक पुस्तकालय भी है, तो उससे कोई डायरेक्ट एक्शन वर्ब की बात नहीं हो रही है। अर्थात इस केस में आप डायरेक्ट देयर से इसको बनाते हैं। तो जब भी कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसके तुरंत बाद जो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ये डिपेंड करेगा उसके साथ लगने वाले नाउन के ऊपर। यानी कि देयर डैश इन लाइब्रेरी, देयर डैश ए लाइब्रेरी इन माय विलेज। क्लियर? यानी देयर डैश ए लाइब्रेरी इन माय विलेज। अब यहां ध्यान देंगे कि देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा
तो इस केस में आपका नाउन क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि एक्जेक्टिव वर्ब किस प्रकार से दिया जाएगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी हमारा ये दिखा रहा है सिंगुलर फॉर्म में, एक पुस्तकालय है, तो इसीलिए एक्जेक्टिव वर्ब के रूप में इज का ही प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रहता कि देयर डैश ए लाइब्रेरी एंड ए कॉलेज इस प्रकार से इन माय विलेज, तो उस तरह से दो नाउन है और देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से केस में हमेशा दो के चलते यहाँ पर इज नहीं होके आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और भी होता है जिसको हम इट से स्टार्ट करते हैं, तो इट से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि हवा चल रही है, या मान लो कि कुछ इस तरह से इट के साथ आपको दिखाना है कि आज बहुत ठंड है, यानी कि कोई भी नेचुरल इवेंट्स को दिखाने के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर लिखते हैं इट डैश, मान लो मंडे और टुडे, इस तरह से भी सेंटेंस लिखा जा सकता है कि आज सोमवार है, तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं कहूँ कि आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, या गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इट से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो फिक्स है कि सिंगुलर वर्ब ही होगा। लेकिन देयर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमेशा आप बाद वाले नाउन को चेक करेंगे। नाउन अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर ये दोनों यानी प्लूरल फॉर्म में है तो आपको वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो कहने का मतलब कि इस देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, और इसी देयर को इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में भी बोलते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि वहां पर 4 किताबें हैं, या वहां पर 4 किताबें हैं रखी हुई है, तो इस केस में आपको कहना होगा कि देयर आर 4 बुक्स देयर, यानी कि बाद वाले देयर का मीनिंग है कि वहां पर है, लेकिन पहला जो देयर है स्टार्टिंग वाला, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। और इस सेंस में हम इसका प्रयोग तभी करते हैं जब किसी सेंटेंस में पोजीशन की बात हो या उसके एग्जिस्टेंस की बात हो, उससे कोई डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं हो, तो उस केस में हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट जैसे कि आप कोई भी इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, या फिर मान लीजिए कि किसी भी कंपटीशन की बात हो, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी में, जैसे कि आपको कोई भी इस प्रकार से सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे मैं कहूं कि वेयर डैश माय लैपटॉप और वॉच, कुछ इस तरह से। तो जब भी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस केस में भी आप एक्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके साथ लगने वाले नाउन के आधार पर। नाउन या कुछ भी इस तरह से अगर भी कुछ सब्जेक्ट के रूप में वहां पर दिया गया है या कोई भी वस्तु है तो वो चेक करेंगे। जैसे कि वेयर डैश माय लैपटॉप और मोबाइल, या लैपटॉप और वॉच, कुछ भी इस तरह दिया है, तो वहां पर अगर एंड से जुड़ा है तो 2 वस्तु है तो वहां पर आर का आप प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वो आपका और से जुड़ा है तो उस केस में किसी एक की बात हो रही है, या तो लैपटॉप की या वॉच की, घड़ी की, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि वेयर से यानी कोई भी WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस केस में भी ऑक्सिलरी वर्ब का डिसीजन उसके साथ लगने वाले नाउन के आधार पर किया जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से जैसे मैं कहूं कि जस्ट अभी इस प्रकार का हमने चर्चा किया था कि कोई भी अगर सेंटेंस इस तरह से दिया जाता है जिसमें कि सिलेक्शन की भी बात हो। सिलेक्शन क्या होता है? जिसमें कहूं कि इस तरह से वन ऑफ या वन ऑफ द, तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे कि उसके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं जैसे कि नथिंग और या नथिंग बट से अगर कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए
अगर मैं यहां लिखूं कि नथिंग बट ट्रीज डैश अवेलेबल हियर, मान लो कोई जगह गए और आपको बोलना पड़ा तो वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है पेड़ ही है, तो ये नाउन वाला टर्म आपका, ये चाहे आप सिंगुलर फॉर्म में रहे या प्लूरल फॉर्म में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग बट से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा। क्लियर? जैसे कि इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन कुछ भी हो, जैसे आपको एवरीडे, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, या एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इस तरह से कुछ भी रहे तो उस केस में आप वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। खास करके कुछ जगह में इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे मान लो मैं कहूं कि नो बॉयज डैश प्रेजेंट देयर, और फिर कहूं कि नो बॉय, तो ध्यान रखेंगे जैसे नेगेटिव से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो उस केस में सिंगुलर वर्ब आप देंगे। जैसे कि बहुत सारे जगह इस तरह से मिलेगा आपको कि नो बॉयज आर, लेकिन ध्यान देंगे नो यानी नेगेटिव सेंस से जब भी स्टार्ट होगा आप वहां पर आसानी से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं जो कंसेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है आपका, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से डेफिनिट हाइट, वेट, अमाउंट या फिर किसी खास एक निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित वजन, इस प्रकार से निश्चित डिस्टेंस का भी अगर बोध होता हो तो उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 10 इस तरह से कुछ भी, जैसे कि 5000, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 5000 रुपीज डैश, कुछ भी इस तरह से स्मॉल अमाउंट। क्लियर? या फिर इस तरह से दिया जाए कि 3 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहां पर 3 किलोमीटर कहने से यूनिट का बोध होता है, इसलिए इन सारे केसेस में जब सेंटेंस के सब्जेक्ट से निश्चितता का बोध हो, डेफिनिट का, तो उस सेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर यहां पर यह रहता कि 50,000 रुपीज डैश अ हैंडसम अमाउंट, तो वहां पर भी आप बोलते इज हैंडसम अमाउंट, नॉट आर, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग वहां नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कहूं कि 10 किलोमीटर या मान लो 20 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करना उसमें भी पैदल, ये क्या है, यानी डिफिकल्ट है। क्लियर? यानी कि इस तरह का हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी इस तरह से दिया जा सकता है, तो वहां पर 10 या 20 कुछ भी है, लेकिन वर्ब के रूप में हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कहें 20 किलोमीटर इज, क्लियर, अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। क्लियर? 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 तो यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी जस्ट हमने कहा कि कोई भी इस तरह से जो नाउन या प्रोनाउन वाला जो पार्ट होता है वो आप जरूर किसी भी सेंटेंस में अपने जगह पर वर्ब की भूमिका विशेष रूप से उसको चेक करने के बावजूद आप इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस लेंगे, जैसे कि कोई भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वहां पर हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले लगने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से वर्ब का प्रयोग किया जाए। जैसे एक एग्जांपल से बात, जैसे मैं कहूं कि आई नो अ टीचर डैश इज ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड। क्लियर? तो इसमें देखेंगे कि जब भी आई नो
अ टीचर, और यहाँ पर आपका मान लीजिए WH प्रोनाउन का यूज किया जाए, डैश और यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि मैं एक शिक्षक को जानता हूँ जो ईमानदार भी हैं और दयालु हृदय के हैं, यानी दयालु हैं, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी भी सेंटेंस में WH प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो उस केस में वर्ब का प्रयोग हमेशा इसके ठीक पहले लगने वाले नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसके आधार पर आप यूज करेंगे। अगर यहाँ पर एक शिक्षक है तो हु इज ही होगा इस तरह से। लेकिन अगर रहता आई नो अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, यानी कि अगर इस प्रकार से प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो ये WH वर्ड जो है उसी तरह से यूज किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अपने ठीक पहले के नाउन या प्रोनाउन के आधार पर एग्जैक्टली वर्ब आगे लेगा, यानी कि इसमें अपने अंदाज से कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर आते हैं इस प्रकार से कुछ कंसेप्ट के साथ। जैसे में अगर इसको देखा जाए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे नेक्स्ट कंसेप्ट इस तरह से हम ले सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो दो एक साथ, यानी कि नेचर के अनुसार जो दो एक साथ यूज किए जाते हैं उसमें हमेशा आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और जो सिंगुलर है उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह सकता हूं कि माई हेड डैश और कुछ भी इस तरह से, तो माई हेड इज ही कहेंगे और नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कहते हैं कि माई हैंड्स डैश स्ट्रॉन्ग तो वहां पर माई हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग कहेंगे। लेकिन कहेंगे माई लेफ्ट हैंड तो उस केस में एक हाथ की बात हो रही है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि हिज हेयर डैश ब्लैक, तो उस केस में कंप्लीट हेयर की बात हो रही है और वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होगा और वहां पर लिखेंगे हिज हेयर इज ब्लैक। लेकिन मैं कहूं कि हिज फोर हेयर्स डैश वाइट, अब वहां पर फोर का मतलब है कि काउंटेबल फॉर्म में है यानी चार, तो इस केस में लिखेंगे हिज हेयर्स आर वाइट। क्लियर? तो इसी तरह से आपको वैसे सारे नाउन के बारे में जानकारी रखनी होगी जो जनरली जिसको गिना नहीं जा सकता, यानी गिना नहीं जा सकता लेकिन उसको एक प्रकार से इंडेफिनिट के सेंस में है, तो उस केस में हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? लेकिन यदि उसको गिनने की बात हो या कोई नंबर दिया गया हो तब उस केस में आप उसको अगर वन हेयर की बात करें तो सिंगुलर, लेकिन अगर 4 और 5 हेयर्स की बात करें तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जैसे मैं कहूं कि ही शूज डैश न्यू, तो शूज से एटलीस्ट मीनिंग होता है कि दो जूते। इसी प्रकार से सॉक्स कहेंगे तो एटलीस्ट सॉक्स से मीनिंग होता है दो मोजे की बात, तो वहां पर सॉक्स आर ही कहेंगे, इज नहीं कहेंगे। यानी कि आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा कि सारे वैसे स्ट्रक्चरल वर्ड में और खास करके वैसे वस्तु जो एटलीस्ट दो एक साथ यूज किए जाते हैं, अर्थात अगर हम एक हो जाए तो दूसरा यूजलेस हो जाता है, तो इस केस में हमेशा हर आप प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर? तो इसी कड़ी में ध्यान रखें जिसमें कहूं द बेटर ऑफ द टू बॉय डैश बीइंग सेंट टू स्कूल, यानी दो लड़कों में से जो अच्छा है उसको स्कूल भेजा गया, यानी कि भेजा गया या भेजा गया कुछ भी इस तरह से दिया गया। तो आपको अगर इस तरह का सेंटेंस मिलता है कि इस तरह से जिसमें सिलेक्शन वाली बात हो, यानी कि द बेटर ऑफ द टू बॉय डैश बीइंग सेंट टू स्कूल, यानी दो लड़के हैं और उनमें जो अच्छा है, बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है, अब दो लड़कों में जो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है उनको, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमेशा कि सिलेक्शन का जब भी बात होगा तो उस केस में आप जो है यहाँ पर द बेटर का मतलब होता है कि किसी दो में से किसी एक की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वन ऑफ
बेटर से, तो यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव बीन, यानी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ डैश एनीबॉडी रिस्पांसिबल फॉर दिस एविल वर्क, क्या कोई भी व्यक्ति इस गलत कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो एनीबॉडी से ही होता है सिंगुलर सेंस का बोध। इसलिए वहां पर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आर एनीबॉडी, इज एनीबॉडी। क्लियर? तो जितने भी इस प्रकार के इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन हैं उन वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर डायरेक्ट नहीं होकर के एक जल्दी वर्ब यानी कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो इज एनीबॉडी रिस्पांसिबल फॉर दिस एविल वर्क, तो इट इज इन दिस सेंस यू ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, आइदर एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ये सभी सिंगुलर यानी इंडेफिनिट केस के प्रोनाउन हैं, यानी कि इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने व्यक्ति, इसीलिए इस केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का आप प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसी सेम सेंस में अगर मैं एक दो सेंटेंस इस तरह से लूं कि जैसे मैं कहूं कि ए मोबाइल इन एडिशन टू 3 बुक्स, इस प्रकार से डैश अवेलेबल इन दिस रूम, तो उसमें क्या कहेंगे? तो इसमें ये भी देखना होगा कि इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावे, लेकिन अगर ये दो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़े हों तो हमेशा इसमें पहले वाले के अनुसार से आप इंटरव्यू वर्ब लगाते हैं, यानी कि ये मोबाइल इन एडिशन टू 3 बुक्स का मतलब हुआ कि 3 बुक के अलावे, 3 पुस्तकों के अलावे एक मोबाइल भी इस कमरे में उपलब्ध है, यानी है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक दो लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट कंसेप्ट लें और उसको कवर करेंगे सेशन को। जैसे मैं कहूं कि इस तरह से आपका एक सबसे यूनिक हो जाता है जो आपको कई सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको आप आसानी से बना सकते हैं। वो है आपका कि यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन से जुड़ा हो तो उस केस में आप क्या करते हैं। तो इस तरह से हमेशा दो हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं कहूं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए तो इस केस में हमेशा आप पहले वाले नाउन के हिसाब से गणित वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी ये बताएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में अभी इसमें लिखते हैं कि द पीपल ऑफ बिहार डैश ऑनेस्ट एंड ब्रेव। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि नाउन यहाँ भी है और बीच में आपका प्रीपोजिशन है और फिर अदर नाउन है। तो अगर इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस यानी इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर सेंटेंस मिले और वो सब्जेक्ट के रूप में दिया गया हो तो हमेशा आप पहले वाले नाउन के आधार पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में भी दिया जाता है। तो पीपल हमारा क्या है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए वहां पर द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, इज ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि द कल्चर ऑफ बिहार डैश ग्लोरियस, यानी कि बिहार की संस्कृति गौरवशाली है। तो इस केस में कहना होगा कि यहाँ पर ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऑफ के पहले यानी प्रीपोजिशन के पहले सेम स्ट्रक्चर में ये आपका अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है। कल्चर को आप गिनते नहीं, लेकिन इसीलिए अनकाउंटेबल फॉर्म है और अनकाउंटेबल फॉर्म में जितने भी इस तरह का नाउन का टर्म इस तरह से आता है तो वो आपका सेंस सिंगुलर लेगा, यानी कि इस केस में यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कहने का मतलब अगर मैं इस तरह से कहूँ कि कश्मीर का दृश्य जो है वो एक प्रकार से प्रशंसा के योग्य है या बहुत ही सुंदर है, तो वहां पर आपको कहना होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल। तो द सीनरी यानी कि दृश्य, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। क्लियर? वहां आर नहीं थे। तो कहने का मतलब कि इस तरह का
विशेष फोकस करेंगे, लेकिन एक चलते चलते अगर इस स्ट्रक्चर में इस प्रकार से रहे कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन की बात हो, उस केस में हमेशा वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी हमने लेक्चर के रूप में यहाँ पर जारी किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और खास करके स्टार्टिंग में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप इसका प्रयोग करेंगे। एक तो जैसे मैं कहूँ कि ऑल द पेजेज ऑफ दिस बुक डैश आर इन गुड कंडीशन, क्लियर? तो वहां पर ऑल द पेजेज ऑफ दिस बुक, तो यहाँ पर देखना होगा कि इस बुक के सारे पेज की बात हो रही है और पेज काउंटेबल में है, इसलिए वहां पर आर कहेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर की बात हो जाए कि 2/3 ऑफ द बुक डैश रबिश, तो वहां एक ही बुक का 2/3 हिस्सा की बात हो रही है। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई इस प्रकार से फ्रैक्शनल नंबर का यूज किया जाए और उसके साथ साथ आपको वर्ब यूज करना हो, तो हमेशा फ्रैक्शनल नंबर के बाद लगने वाले आप नाउन को चेक करेंगे, और नाउन अगर यूसीएम या एससीएम के केस में यानी अनकाउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने कंसेप्ट के रूप में यहाँ रखा है आप इसको देखेंगे, और ये सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हैं और इससे क्वेश्चन भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।